welcome to the world of Mentara 1.0 and I am your mentor. Today I will discuss with you chapter 4 of class 8 Geography NCERT and this is part 2. कल हम लोगों ने इसका पार्ट 1 किया था जिसमें हम लोगों ने किया था क्या हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना, जिसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग किया था और इसके टाइप्स किए थे। ठीक, आज हम लोग करने वाले हैं मेजर क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ से आज हम लोग करेंगे एंड आप लोगों को पता है जो हमारे डिस्कशन का मीडियम होता है वो क्या है, इंग्लिश, दैट मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक, तो मेजर क्रॉप्स पढ़ते हैं। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major crops are wheat, rice, maize, and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are टी एंड कॉफ़ी। क्या बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो उसको मीट करने के लिए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ना। बहुत तरीके के जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया जाता है एंड क्रॉप्स जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी होते हैं, है ना, वो रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स की बात करें तो वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स है। ठीक, जूट एंड कॉटन जो है ना ये फाइबर क्रॉप्स हैं एंड बेवरेज क्रॉप्स वो क्या है, टी एंड कॉफ़ी। ठीक, फाइबर क्रॉप्स मतलब जिससे कपड़ा बनता है या कपड़े जैसी चीज़ें बनती हैं तो वो क्या है, जूट एंड कॉटन। ठीक, एंड बेवरेज क्रॉप मतलब जिसको हम पीते हैं वो क्या है, टी एंड कॉफ़ी। ठीक, तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं राइस पे। यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे ये होता है, किस टेम्परेचर में होता है, कितनी रेनफॉल चाहिए, कैसा सॉइल चाहिए उसके लिए एंड कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये सारी चीज़ें हर क्रॉप के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक, तो राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस जो है ये मेजर फूड क्रॉप है, जितनी भी फूड क्रॉप्स है उसमें मेजर फूड क्रॉप क्या है, राइस। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है ना वहाँ पे स्टेपल डाइट है उनकी, ये है ना, मतलब वो हमेशा राइस ही खाते हैं, उनकी स्टेपल डाइट है। ठीक है, राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो राइस अगर उगाना है तो उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब तापमान, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए, है ना। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। तो इसके लिए सॉइल कौन सी बेस्ट होती है, तो एलुवियल क्ले सॉइल बेस्ट होती है जो कि वाटर को रिटेन कर सकता है। ये जो सॉइल है ना ये वाटर को रिटेन कर सकती है, ये मिट्टी एलुवियल क्ले सॉइल, जो क्ले टाइप की थोड़ी दलदली मिट्टी होती है ना वो वाली इसके लिए बेस्ट होती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो चाइना ना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है राइस को, चाइना लीड करता है राइस के प्रोडक्शन में, उसके बाद आता है इंडिया, फिर जापान, फिर श्रीलंका और देन इजिप्ट। इन फेवरेबल climatic conditions as in West Bengal and Bangladesh 2 to 3 crops are grown in a year। अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है और अच्छा खासा टेम्परेचर है, जैसे वेस्ट बंगाल में मिल जाता है, बांग्लादेश में मिल जाता है, तो वहाँ साल में 2 से 3 राइस क्रॉप्स जो है ना वो ग्रो कर ली जाती है ना। ठीक है, फिर आते हैं वीट पर। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest। वीट के लिए क्या ज़रूरी है, वीट के लिए मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, है ना। जब वो ग्रो हो रहा है ना, जब वीट ग्रो हो रहा है उस टाइम पे मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। लेकिन जब हार्वेस्ट का टाइम है, मतलब जब उसको फसल काटने का टाइम आता है ना उस टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, अच्छी खासी धूप चाहिए होती है वीट को। ठीक है, इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। इसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, मतलब अच्छी खासी गीली जो लूमी सॉइल होती है ना वो इसके लिए अच्छी होती है। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन सारे कंट्रीज में जो वीट है वो अच्छा खासा ग्रो किया जाता है। और इंडिया में बात करें तो वीट जो गेहूं है वो विंटर में ग्रो होता है, मतलब सर्दियों में ग्रो होता है। ठीक है, आते हैं बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन
एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इनको मिलेट्स को ना कोर्स ग्रेन कहते हैं, ये मोटा अनाज होता है ना, और ये ना लेस फर्टाइल सॉइल में और सैंडी सॉइल जो नमकीन मिट्टी होती है उसमें ये ग्रो कर सकता है। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। ये ना हार्डी क्रॉप होता है, मतलब ये मोटा अनाज है, थोड़ा जो हार्डी क्रॉप होती है, इसलिए इसको मतलब रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर ये टॉलरेट कर लेता है, एंड रेनफॉल भी थोड़ी बहुत एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए इसे। ठीक, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे इंडिया में ग्रो करते हैं। अदर कंट्रीज देखें तो ये नाइजीरिया हो गया, चाइना, नाइजर, ये सारी कंट्रीज भी मिलेट्स को ग्रो करते हैं। हमारे यहाँ कौन से मिलेट्स ग्रो होते हैं, तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब ग्रो होता है। ठीक, बात करते हैं मेज़ की। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज़ को क्या चाहिए, मेज़ को मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, एंड सनशाइन मतलब धूप अच्छी खासी चाहिए इसे, है ना। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। यहाँ पे भी जो सॉइल होनी चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, है ना। मेज़ जो होता है वो ग्रो किया जाता है इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में। ठीक, इन सब कंट्रीज़ में मेज़ ग्रो किया जाता है। ठीक है, और मेज़ मतलब भुट्टा। मेज़ को देखें तो मेज़ को हम कॉर्न भी कहते हैं, एंड वेरियस कलरफुल वैराइटीज़ ऑफ मेज़ जो है वो वर्ल्ड में मिलते हैं, जिसे हम हिंदी में भुट्टा बोलते हैं, है ना, बाली भुट्टा। फिर आते हैं कॉटन पर। Cotton requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. कॉटन को क्या चाहिए, कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए एंड लाइट रेनफॉल मतलब थोड़ी हल्की रेनफॉल चाहिए, एंड 210 फ्रस्ट फ्री डेज मतलब कोहरा वगैरह ना पड़े, है ना, ऐसे 210 दिन चाहिए जिसमें ब्राइट सनशाइन हो, इसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है ना। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ये किस पे अच्छा ग्रो करता है, तो ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल पे जो कॉटन है वो अच्छा ग्रो करता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये सारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं किसके, कॉटन के। ये जो है ना कॉटन, ये वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। जो कॉटन के कपड़े बनाती है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए ये वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है। कॉटन होगा तभी तो कॉटन के क्लॉथ्स बनेंगे ना, तो इसलिए ये मेन रॉ मटेरियल होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक, फिर आते हैं और बात करते हैं जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये ना ये किस पे ग्रो करता है, तो ये ग्रो करता है अच्छा एलुवियल सॉइल पर, है ना, और उसके लिए टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, है ना। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। ये कहाँ पे ग्रो होता है, तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में, जहाँ पे देखे सनशाइन बहुत अच्छी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल अच्छी होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है इन ट्रॉपिकल एरियाज में। तो जो जूट है ना वो ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं किसके, जूट के। ठीक, तो इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट होता है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है, कॉफ़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। कॉफ़ी को क्या चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट मतलब गर्म और टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए और रेनफॉल भी होनी चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट होना चाहिए, है ना, एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल हो वहाँ पर। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिल स्लोप्स जो होते हैं ना वो मोर सुटेबल होते हैं, अच्छे होते हैं इस क्रॉप के ग्रोथ के लिए। ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। उसके बाद देखें तो कोलंबिया एंड इंडिया आते हैं। तो कॉफ़ी का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन है, ब्राज़ील। ठीक, एंड कॉफ़ी का जो डिस्कवरी हुई, कॉफ़ी प्लांट की जो डिस्कवरी हुई वो भी एक देखिए कैसे हुई कॉफ़ी प्लांट की डिस्कवरी। देयर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। बहुत सारे वर्जन्स हैं, यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 850 AD के अराउंड जो काल्दी एक अरब गोट हर्डर था, है ना, वो हु वाज पजल्ड बाय द क्वीर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लोक टेस्टेड द बेरीज ऑफ द एवरग्रीन बश ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग। मतलब जो काल्दी एक अरब गोट हर्डर था वो ना जब उसने अपने जो
बकरी का झुंड था, उसका फ्लोक जो था, अपने झुंड के जो थोड़ा अजीब सा बिहेवियर वो करने लग जाते थे जब वो एवरग्रीन बश में एक बेरीज जो होती थी उसको जब वो फीड करते थे, तो वो अजीब सा बिहेवियर करने लग जाते थे, है ना। तो उसके बाद उसने भी उसको चखा, टेस्ट किया उन बेरीज को, ठीक। ऑन एक्सपीरियंसिंग अ सेंस ऑफ एक्सिलरेशन ही प्रोक्लेम्ड हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड। उसने मतलब एक सेंस ऑफ एक्सिलरेशन जो है वो एक्सपीरियंस किया और उसके बाद अपनी डिस्कवरी वर्ल्ड को बताई कि दिस इज द कॉफ़ी प्लांट, है ना। तो ऐसे कॉफ़ी प्लांट की डिस्कवरी होती है, ठीक है। फिर आते हैं टी पर। टी इज अ बेवरेज क्रॉप grown on plantations. This requires cool climate and well-distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. जो टी है ये बेवरेज क्रॉप है ना, पीने वाली क्रॉप है, एंड ये प्लांटेशंस में ग्रो होती है। हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग की थी ना, उसमें प्लांटेशन फार्मिंग देखी थी, तो टी जो है वो प्लांटेशन फार्मिंग में ग्रो होती है ना। इसमें क्या चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल रेनफॉल होनी चाहिए लेकिन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। इसके जो लीव्स हैं उनके ग्रोथ के लिए अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए लेकिन थ्रू आउट द ईयर चाहिए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, ठीक है। पे इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप। तो यहाँ पे वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल हो, सॉइल जो हो वो वेल ड्रेन्ड हो और स्लोप थोड़ा जेंटल स्लोप हो, स्टीप स्लोप नहीं, जेंटल स्लोप ऐसा करके स्लोप होना चाहिए, है ना। लेबर इज इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। तो यहाँ पे जो लीव्स है उनको पिक करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए यहाँ पे लेबर की ज़रूरत लगती है, तो लार्ज नंबर में लेबर यहाँ लगते हैं, ठीक है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। तो ये सारे कंट्रीज है जिसमें केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका आते हैं, ये बेस्ट क्वालिटी टी प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में, ठीक। अब आते हैं हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ साथ उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए आपका फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए आपको अपना फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो एफर्ट्स कर रहे हो ना, तो वो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं। This can be achieved in many ways, such as increasing the crop area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety seeds, है ना। इसको ना कई तरीके से अचीव किया जा सकता है, जैसे आपने क्रॉप एरिया को बढ़ा लिया, है ना, या नंबर ऑफ क्रॉप्स, जितने आपने क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो उनको बढ़ा लिया, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन उनको बढ़ा लिया, ठीक है। या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर लिया, या फिर फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का एक और एस्पेक्ट है क्या, मैकेनाइजेशन। आप मशीन्स का यूज़ करने लग जाते हो एग्रीकल्चर में, ठीक। तो ये भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का एक अनदर एस्पेक्ट है। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। अल्टीमेट एम क्या है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, कि आपको फूड सिक्योरिटी जो है ना वो इंक्रीज करनी है। अब फूड सिक्योरिटी क्या है, food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Food security क्या है, food security का मतलब कि जब सारे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग हर टाइम थ्रू आउट द ईयर, मतलब 2-3 जितनी बार उन्हें खाना चाहिए उतनी बार उनको सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है उनके डाइटरी नीड्स को मीट करने के लिए, उनके फूड प्रेफरेंसेस को मीट करने के लिए, जिससे कि वो एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ जी सकें। उनके लिए, उसके लिए उन्हें सेफ, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड ऑल टाइम मिल रहा है अगर सारे पर्सनस को, सारे लोगों को, तो वो कहलाता है फूड सिक्योरिटी, ठीक। तो फूड सिक्योरिटी इंक्रीज करना यही अल्टीमेट एम है किसका, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, ठीक। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
एग्रीकल्चर ना डिफरेंट प्लेसेस में डेवलप हुआ, डिफरेंट प्लेसेस पर डेवलप हुआ है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली ऑन सबसिस्टेंस। तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया वो क्या करते हैं, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है विद लार्ज पॉपुलेशन, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, है ना। एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर याद है ना, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का एक टाइप है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, है ना, जहाँ पर क्रॉप्स ना स्मॉल होल्डिंग में ग्रो किया जाता है फॉर सबसिस्टेंस, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो लार्ज होल्डिंग्स ज़्यादा सुटेबल है किसके लिए, कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए। जब हेक्टेयर्स में मतलब हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में फार्मिंग हो रही है तो वो कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन सब कंट्रीज में होता है, ठीक है, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑन farms, one from India and the other from the US, let us understand about agriculture in the developing and developed country। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस स्टडीज है, उसकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में कैसे एग्रीकल्चर हो रहा है, किस लेवल पे एग्रीकल्चर हो रहा है, उसको हम यहाँ समझेंगे। तो एक केस स्टडी आती है इंडिया से और दूसरी आती है यूएसए से। ठीक, तो पहली पढ़ते हैं जो कि है अ फार्म इन इंडिया। ठीक, देयर इज अ विलेज, स्मॉल विलेज जिसका नाम है अदीलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। मुन्ना लाल इज a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchases high-yielding varieties of seeds from the market every alternate year. क्या कह रहे हैं कि एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है अदीलाबाद, कहाँ पर है वो, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर एक छोटा सा फार्मर है जिसका नाम है मुन्ना लाल, ठीक, जिसके पास एक फार्म लैंड है जिसका जो एरिया है वो कितना है 1.5 हेक्टेयर्स। ठीक है, उसका घर मेन विलेज में है। ठीक, वो क्या करता है, वो हर अल्टरनेट ईयर मतलब एक साल छोड़ के अगले साल वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वो मार्केट से खरीदता है। ठीक है, द लैंड इज फर्टाइल एंड he grows at least 2 crops in a year which are normally wheat or rice and pulses। तो क्या कह रहे हैं कि जो उसका लैंड है ना वो फर्टाइल है, मतलब उपजाऊ है, तो और वो ग्रो करता है एटलीस्ट कम से कम 2 क्रॉप्स वो ग्रो कर लेता है एक साल में, नॉर्मली वीट या राइस और दूसरी क्या पल्स, है ना। तो ऐसे करके 2 क्रॉप वो ग्रो कर लेता है एक साल में। द फार्मर टेक्स एडवाइस of his friends and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices। जो ये मुन्ना लाल है ना, जो फार्मर है, वो एडवाइस लेता है किन किन की, अपने फ्रेंड्स की, अपने बड़ों की, एल्डर्स की एंड गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स की, है ना, फार्मिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग वो इन सब से एडवाइस लेता है, ठीक है, सलाह लेता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लगिंग हिज फील्ड, दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लगिंग, है ना। तो प्लगिंग करने के लिए मतलब खेत जोतने के लिए वो ट्रैक्टर लेता है रेंट पर, है ना। ऑल्दो उसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं ना वो अभी भी बुलॉक्स है ना, उनसे ट्रेडिशनल मेथड है, उनसे प्लगिंग करना, मतलब उनसे जोतना, बुलॉक्स से जोतना वो ट्रेडिशनल मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू वो कुछ उसके फ्रेंड्स जो है वो जोतते हैं, लेकिन वो ट्रैक्टर के थ्रू जोतता है, ठीक है, अपने प्लगिंग करता है अपने खेतों की। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। अब अपने फील्ड को इरीगेट करने के लिए, मतलब अपने फील्ड की सिंचाई करने के लिए वो क्या करता है, पास के खेत में एक ट्यूबवेल है जो कि वो रेंट पे लेता है अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बुफेलोज एंड फ्यू हेंस। मुन्ना लाल के पास 2 बुफेलो भी हैं और कुछ हेंस भी हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। जो बुफेलो से मिल्क आता है ना वो कोऑपरेटिव स्टोर में वो बेच देता है जो पास के ही टाउन में located है। He is a member of the cooperative society which also advises him on the types of the fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये जो मुन्ना लाल है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उसे एडवाइस करती है कि एनिमल के लिए किस टाइप का चारा चाहिए, है ना, या फिर उसके लाइफ स्टॉक की हेल्थ के
को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कैसे सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए, तो इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो उसे एडवाइस देती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली help him in various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HYV seeds and implements. जो उसके घर के सारे लोग हैं ना, वो फार्म एक्टिविटीज में उसकी हेल्प करते हैं, है ना। कभी कभी उसे बैंक से या फिर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्रेडिट लेना पड़ता है, मतलब लोन लेना पड़ता है HYV सीड्स एंड अदर इम्प्लीमेंट्स को खरीदने के लिए, ठीक है। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, दे are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. क्या करता है वो, अपना जो प्रोड्यूस बाद में जो अनाज होता है ना, वो मंडी में बेचता है, जो कि पास के टाउन में, पास के कस्बे में लोकेटेड है। एंड लेकिन बहुत सारे फार्मर्स ना, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो फेवरेबल प्राइस हो या ना हो, वो मार्केट में उन्हें बेचना पड़ जाता है अपना जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसे, ठीक। लेकिन रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। तो ये है इंडिया में एग्रीकल्चरल का पूरा ओवरव्यू, कैसे एग्रीकल्चर इंडिया में होता है, ठीक। अब देखते हैं कैसे एग्रीकल्चर होता है यूएस के फार्म में, ठीक है। तो अ फार्म इन द यूएस, द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन द यूएस इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। पहली बात तो जो फार्म का साइज ही है ना, एवरेज साइज है, वो इंडियन फार्म के साइज से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अ टिपिकल फार्म साइज इन द यूएस इज अबाउट 250 हेक्टेयर। देखो वहाँ पे 1.5 हेक्टेयर का था सिर्फ, और यहाँ 250 हेक्टेयर का फार्म साइज है। फार्म का साइज इतना बड़ा है। द फार्मर जनरली रेसाइड इन द फार्म। फार्मर जो होता है वो जनरली फार्म के अंदर ही रहता है, वहीं पर उसका घर होता है, फार्म में ही, है ना। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट। तो मेजर क्रॉप्स कौन सी ग्रो करते हैं वो, कॉर्न, सोयाबीन हो गया, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट, ये सारे क्रॉप्स जो है ना वो ये ग्रो करते हैं। एक फार्मर है मिड वेस्ट यूएसए का, जिसका नाम है जो होरान, ठीक। ये रहता है यूआ स्टेट में। आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ठीक है समझने के लिए, ठीक है। ओज अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ये जो होरान है ना, इसके पास 300 हेक्टेयर का लैंड है, ठीक। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ हिज क्रॉप, ठीक है। ये क्या ग्रो करेगा, ये ग्रो करता है कॉर्न को, है ना, मेज को ग्रो करता है, लेकिन ये इंश्योर करने के बाद कि जो भी सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज है ना, वो उसकी क्रॉप की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, सफिशियंट है। ये जब उससे इंश्योर हो जाएगा तो वो कॉर्न को ग्रो करता है, ठीक है। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। फिर एडिक्वेट मेजर्स लिए जाते हैं, मतलब वो लेता है टू कंट्रोल द पेस्ट कीड़े मकोड़े ना लगे, उसके लिए भी वो एडिक्वेट मेजर्स लेता है, जो कि क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं ना, तो इसलिए वो एडिक्वेट मेजर्स लेता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। अब क्या करेगा ये, टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर अपने सॉइल के सैंपल्स को एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजेगा, ठीक, ये चेक करने के लिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। द रिजल्ट्स हेल्प जो होरान टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, ठीक। उसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना ये सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से, उससे एक ये साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम प्लान कर सकता है, उसमें हेल्प करता है ये जो होरान को, ये जो रिजल्ट्स आते हैं लेबोरेटरी से। His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. कंप्यूटर जो लिंक है सैटेलाइट से, वो इसे प्रिसाइज पिक्चर देता है इसके फील्ड की, है ना। दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड। इससे क्या होता है, इससे कैसे हेल्प मिलती है इसको, तो इससे इसे पता चल जाता है कि कब पेस्टिसाइड्स, कब केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, और उस हिसाब से उसे प्रोवाइड करा देता है अपनी फील्ड को, ठीक है। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स,
combined harvester and threshers to perform various agricultural operations। तो यहाँ पे देखो कितने सारे मशीन्स यूज किए जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स है ना, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेसर, ये वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। जो हो रहा है ना, ग्रेन्स आर stored in the automated grain storage or dispatched to market agency। तो यहाँ पे जो ग्रेन आता है ना, वहाँ वहीं पे ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज है, या तो वहाँ पे वो उसको स्टोर कर दिया जाएगा या तो मार्केट एजेंसीज में डिस्पैच कर दिया जाएगा। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन नॉट लाइक अ पीसेंट फार्मर। तो यूएस में जो फार्मर है ना, वो एक बिजनेसमैन के जैसे काम करते हैं, सिर्फ फार्मर के जैसे काम नहीं करते। ठीक, तो देखा ना कितना ज़्यादा डेवलप्ड है यूएसए में फार्मिंग। वहाँ पे फार्मिंग करना इज नॉट जस्ट अ फार्मिंग, इट्स अ बिजनेस, है ना। इतने बड़े बड़े फार्म और कितना ज़्यादा मैकेनाइजेशन हुआ है, कितना ज़्यादा मैकेनाइजेशन है वहाँ के फार्मिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज देखें तो देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन करते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। गोल्डन फाइबर कौन सा है हमारा, जूट। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, ब्राजील। ठीक, तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड ये भी बहुत इजी से क्वेश्चन है। जैसे व्हाट इज एग्रीकल्चर, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, है ना। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, फिर नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। फाइबर क्रॉप्स जैसे जूट, कॉटन, ये फाइबर क्रॉप्स हो गए, है ना। और इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या चाहिए वो लिखना है। तो इजी से क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चैप्टर खत्म हुआ। गॉड ब्लेस यू।